नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस परेड में खलल डालने की तैयारी में किसान। टिकैत ने किया 26 जनवरी को लाल किले से इंडिया गेट मार्च का ऐलान। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने अपनाई बागी तेवर। तारापीठ विकास परिषद से दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। उत्तर प्रदेश में मायावती ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। योगी के खिलाफ इस बार नहीं बनेगा कोई बड़ा गठबंधन। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान की शुरुआत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया 5 लाख का चेक। शिवराज सिंह ने भी सौंपा चंदा। कंगाल पाकिस्तान को दोस्त मलेशिया ने दिया बड़ा झटका। पैसे ना चुकाने पर जब्त किया प्लेन। यात्रियों को भी बेइज्जत करके उतारा। रुक करते हैं पहली खबर का। गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड में किसान खलल डालने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी 26 जनवरी को लाल किले से इंडिया गेट तक मार्च निकालेंगे और अमर जवान ज्योति पर तिरंगा फहराएंगे। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि इस मार्च का नजारा ऐतिहासिक होगा, जहां एक तरफ किसान होंगे और दूसरी तरफ जवान। डॉक्टर मनीष, आखिर अब इस परेड के पीछे इन किसान संगठनों की क्या एजेंडा हो सकता है? देखिए, ये एजेंडा तो लगातार हम लोग शुरू से ये इस बात को बता रहे हैं कि ये किसान संगठन किसी भी तरीके से सरकार से दो हाथ करने में जुटे हुए। उन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उन्हें कानून से कुछ लेना देना है। दरअसल ये एक राजनीतिक प्रोटेस्ट है। लेकिन सवाल ये है कि ये अब गणतंत्र दिवस के परेड के ऊपर ही खलल डालने की योजना में जुटे हुए हैं। हमने कुछ तस्वीरें भी देखी है ऐसी, जिसमें ट्रैक्टर्स को जिस तरीके से बम डिस्पोजल वैन जो सीआरपीएफ या आर्मी के पास होते हैं, उस तरीके से इन्हें तैयार किया जा रहा है। दरअसल किसान संगठन इस सरकार के लचीले रवैये की वजह से इनकी हिम्मत इतनी होती चली जा रही है कि वो गणतंत्र दिवस परेड जैसे, इसको कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की इज्जत के साथ वो खिलवाड़ करने की योजना में जुटे हुए हैं। यहाँ सवाल ये पूछा जाएगा कि वो तमाम जो लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग हैं, जो लोग कैपिटल हिल में जो रिपब्लिकन ये डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो किया उसकी निंदा करने में जुटे हुए थे, क्या इस तरह की कार्रवाई अगर किसान संगठनों के द्वारा की जाती है तो क्या वो उसके साथ खड़े होंगे, या ठीक उसी तरीके से इसे भी, उसका भी आप कंडेम करेंगे? लेकिन सवाल और भी ज़्यादा खतरनाक यूं हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी के सामने जाकर के अपनी समस्याओं के बारे में बताएं, तो किसान संगठन कहते हैं कि भाई हमको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे कोई भरोसा नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हमें बातचीत नहीं करना है, हमें पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करना है। हमारी एक जिद है कि इस कानून को ही बाकायदा आप निरस्त करें, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से आज भी जो नवे राउंड की जो बातचीत हो रही है, आज भी किसान संगठनों को साफ साफ कह दिया गया कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। और किसान संगठन इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वो इस कानून को निरस्त करा करके ही वो घर जाएंगे। मतलब साफ है कि किसान संगठन, ये वामपंथी संगठन, ये पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा संचालित स्पॉन्सर्ड ये जो आंदोलन चल रहा है, ये अब हिंसा की ओर रुख कर रहा है। जी, रुक करते हैं अगली खबर का। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को फिर एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए संकेत दिया है कि पार्टी में कुछ लोग उन्हें नीचा दिखाने में लगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने तारापीठ विकास परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अपने राजनीतिक करियर के बारे में शताब्दी बड़ा फैसला ले सकती हैं। इसके लिए उन्होंने 16 जनवरी दोपहर 2 बजे का समय भी तय किया है। डॉक्टर मनीष, अब शताब्दी रॉय के इस्तीफे के बाद उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। ये एक फिर नई बड़ी मुश्किल ममता बनर्जी के लिए खड़ी हो गई है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से एक दलदल में फंसी हुई हैं। मैं पिछले 3 दिनों से बंगाल के अंदर ही था। बहुत जल्दी हम कैपिटल टीवी बांग्ला लॉन्च करने वाले हैं, और वहाँ जब कलकत्ता में मैं था तो
तो वहाँ पे जो राजनीतिक गतिविधियों को मैं कुछ पढ़ पाया, जो समझ पाया, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी वापस सरकार में नहीं आने वाली है। वहाँ पे जनमानस तृणमूल के खिलाफ खड़ा हो गया है और ऐसे में जो तमाम ये जो लोग भाग रहे हैं टीएमसी से, हमारे पास जानकारी ये है कि 7 इस तरीके शताब्दी रॉय के अलावा 7 ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जो फिलहाल में सांसद हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और ये एक्सोडस ममता बनर्जी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की ओर ये लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने इस पार्टी को, सरकार को, तृणमूल कांग्रेस को, वो अपने जिस तरीके से गांधी परिवार एक पारिवारिक लिमिटेड कंपनी की तरह कांग्रेस पार्टी को चलाती है, उसी हिसाब से, उसी लहजे से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी पार्टी और सरकार को चलाना चाहती है, जिसको लेकर ये जो तमाम लीडर्स हैं वो नाराज चल रहे हैं। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर बीजेपी की कोर, जो बंगाल की जो कोर टीम है, उसके साथ बैठक हो रही है। बताया ये जा रहा है कि 7-8 एमपीज के अलावा 41-42 ऐसे सिटिंग एमएलए हैं तृणमूल कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। और यह भाजपा को तय करना है कि किस तरीके से वो इसका बैलेंस बना पाएगी। कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी अपने करतूतों से, अभिषेक बनर्जी अपने टेम्पर की वजह से, अपने जो उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है उसकी वजह से सरकार को तो नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया ही, और अब जब चुनाव सिर पे है तो वो पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने में जुटे हुए हैं। जी, नजर डालते हैं अगली खबर पर। यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सियासी हलचल अभी से शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी घोषणा कर दी है कि यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले लड़ेंगी। हालांकि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वे किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में इस बार यूपी में चारों बड़े दल बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने की संभावना है। डॉक्टर मनीष, आखिर मायावती ने ऐसा फैसला क्यों लिया है इस बार? ऐसा फैसला इसलिए लिया क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से इन लोगों ने एक महागठबंधन बनाया था उसके नतीजे अच्छे नहीं आए। और इसमें जो दूसरी जो इनसाइड स्टोरी इसकी ये है कि कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने उन्हें धोखा दे दिया। समाजवादी पार्टी को लगता है कि मायावती ने धोखा दे दिया। मायावती को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी ने धोखा दे दिया। मतलब ये कि सब एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन ये खबर बहुत ही बड़ी है। बड़ी इस सेंस में है कि जो तमाम लोग जो हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने की तैयारी, पूरे देश भर में एक विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष बनाने की योजना में जुटे हुए थे, जिसके लिए महाराष्ट्र से शरद पवार को हायर किया जा रहा था। जिस तरीके से बंगाल में कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा था कि आप एक महागठबंधन बनाएं ताकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए। ये पूरी कवायद, ये पूरी प्लानिंग मायावती के इस स्टेटमेंट से, मायावती के इस प्लान से चौपट हो गई है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है तो यकीन मानिए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को हिलाने वाला, उसे डिगाने वाला कोई नहीं बचेगा। और इसका दूसरा रेमिफिकेशन ये होता है कि अगर योगी जी फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, बहुमत लाने में वो सफल हो जाते हैं, तो वो देश के अगले प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार भी बन जाएंगे। जी, चलिए अब बात करते हैं राम मंदिर की। देश में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर के लिए सबसे पहले चंदा दिया है और इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। चेक के जरिए राष्ट्रपति ने 5 लाख का चंदा दिया। रामनाथ कोविंद के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 1 लाख रुपए का चंदा सौंपा है। डॉक्टर मनीष, अब जिस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख का चंदा दिया है, उसका अब विपक्ष पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, ये मुद्दा शिवसेना, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये लोग उठा रहे हैं कि आखिर किस अधिकार से आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग चंदा मांग रहे हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले
दिग्विजय सिंह ने भी इस तरह के बयान दिए थे जिसकी काफ़ी किरकिरी हुई थी। सोशल मीडिया में कई सारे लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था। दरअसल देश के राष्ट्रपति ने एक बहुत बड़े मुहिम की शुरुआत की है और ये मुहिम ऐसी है कि जिसकी योजना ये है, इसके पीछे जो पूरी जो थॉट प्रोसेस ये है कि हिंदुस्तान के हर गांव से प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, जन्म स्थान मंदिर, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। और आपने राजनीति की बात की तो राजनीति तो इसके पीछे यही है कि ये जो अभियान चलेगा, फिर से राम के नाम पे जय श्री राम और उस तरह से जो जुलूस निकाले जाएंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि इस पार्टी ने सरकार में आने से पहले ये वादा किया था कि जब हम बहुमत की सरकार लेकर के आएंगे तो एन केन प्रकारेण वहाँ पे एक विशाल राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। ये उनका वादा था और ये वादा पूरा हो रहा है। और वादा पूरा करने, वैसे तो आसानी से देश के पूंजीपतियों अमीरों को कहा जा सकता है तो बहुत बड़ा वहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब इस तरह का कोई प्रयोजन होता है जिसमें गरीब से गरीब लोगों से, गांव के लोगों से अगर उसमें कंट्रीब्यूशन मांगा जाता है तो ये एक बहुत बड़ा मुहिम बन जाता है। और इसीलिए विपक्ष की पार्टियां इस पे सवाल उठा रही हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह ने यह सवाल उठाया था कि किस अधिकार से आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पैसा वसूल कर रहे हैं। दरअसल विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अगर ये मुहिम लोगों तक पहुंचेगा, गांव गांव तक जाएगा, इससे विपक्ष को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने, चाहे वामपंथी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे तमाम वो जो सेक्युलर पार्टियां जो राम मंदिर के खिलाफ खड़ी थी, उनको लोग बुरी नज़र से देखेंगे, उनको नुकसान पहुंचेगा। चुनाव में भी वो हार का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इनका विरोध हो रहा है। जी, रुक करते हैं अगली खबर का। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को उसके एक और दोस्त ने झटका दिया है। मलेशिया ने पाकिस्तान का प्लेन जब्त कर लिया है। यह प्लेन पाक की सरकारी विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोइंग 777 यात्री विमान था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान लीज पर लिया गया था और पैसा नहीं चुकाने पर इसे जब्त कर लिया गया है। इतना ही नहीं, घटना के दौरान विमान में सवार यात्री और चालक दल को भी बेइज्जत करके उतार दिया गया। डॉक्टर मनीष, ये तो अब मलेशिया जहां अब तक पाकिस्तान का साथ देता आया, पाकिस्तान और मलेशिया के बीच के रिश्तों में भी दरार पड़ती नजर आ रही है। देखिए, इमरान खान बहुत ज़्यादा चतुर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको हकीकत का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि देश दुनिया दरअसल ये चलती कैसे है। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा लेकर के ये पहुंच गए। वहाँ पे सिर्फ मलेशिया नहीं, मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर एक अलग किस्म की रणनीति बनाने की कोशिश की, इस्लामिक वर्ल्ड को फिर से एक दूसरी तरीके से मोबिलाइज करने की कोशिश की। लेकिन नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? पॉकेट में पैसे हैं नहीं और इनके जो ख्वाब जो हैं वो 7वें आसमान पे है। $3 अरब इन्हें देना था। वो सारे पाकिस्तानी एयरलाइंस वाले जो हैं वो तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। बीच में एक स्कैम आया था, मालूम चला कि उसमें 40 से 50% जो चलाने वाले जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं, जिनको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सब के सब फर्जी हैं। पूरी दुनिया भर से पाकिस्तानी जो पायलट्स थे उनको ग्राउंडेड कर दिया गया, उनको भगा दिया गया। मलेशिया ने भी ये काम किया था। लेकिन अब जब ये सारे पाकिस्तान के पास अपने प्लेन्स भी नहीं है, ये सब किराए पे लिए गए थे, लीज पे लिए हुए ये प्लेन्स थे, तो जब वो पैसे मिले नहीं तो वहाँ पे बोइंग 777 को वहाँ पे रख दिया गया। $3 अरब जो है वो पे करना है PIA को, और इसलिए। लेकिन इसमें सबसे जो बेइज्जती वाली बात ये है कि ये उस तरीके से जब्त किया गया जिसके बारे में कोई सोचा नहीं था। पायलट को धक्का मुक्की करके निकाला गया, जितने जो पैसेंजर पाकिस्तानी बैठे हुए थे उनको बेइज्जत करके नीचे नहीं उतारा गया। और तो और मैं आपको बता दूं कि ये वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया में ये डिबेट चल रहा है कि भाई इस तरीके से हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही, और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कुछ बयान भी नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ के मीडिया वाले पूछ रहे कि भाई ऐसा हो रहा है तो कम से कम सरकार को अपना प्रोटेस्ट उसमें दर्ज कराना चाहिए। तो वहाँ के एक्सपर्ट्स बता रहे कि कौन सी नई बात है। पाकिस्तानी पायलट्स पहले भी पकड़े गए हैं, जब वो ड्रग्स, तो कभी सोना, तो कभी कुछ वो स्मगल करते हुए पकड़े गए हैं। कई बार उनके कॉकपिट से पैसे, कैश, नगद, सोना, ड्रग्स वो निकाला गया है।
सऊदी अरब के अंदर, वेस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर, जहां उनको न सिर्फ अरेस्ट किया गया, उनके साथ पिटाई भी हुई। तो ये पाकिस्तान के नेचर में अब ये शामिल होते चला जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे एक लाफिंग स्टॉक बन के रह गया है और हर जगह इसकी बेइज्जती हो, ये उनके एक स्वभाव का जो एक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का एक हिस्सा बन गया है। तो खैर, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, एक बोइंग रखा गया, अब दूसरे देश भी अपने अपने जो जहां ये उड़ के जाएगा वहां रख लिया जाएगा कि भाई पहले पैसे दो तब आपके हवाई जहाज को हम छोड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान को जलील होना ये इनके भाग्य में शुमार हो गया है। बिल्कुल डॉक्टर मनीष, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।